खास मंच से सीधे रायपुर से एक बार फिर से आपका स्वागत है। चुनावी भी साथ बीत चुकी है, लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं उन शख्सियत के साथ जो कि जनता से सीधे जुड़ा हुआ महसूस तो करती है, लेकिन क्या जनता भी उनके साथ जुड़ा हुआ महसूस करती है, ये हमने जानने की कोशिश की। लेकिन इस वक्त बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो राजनीति के तो दिग्गज हैं ही, माहिर हैं ही। उनको ये भी पता है कि विरोधियों को अपना कैसे बना लेते हैं, चाहे वो अपनी पार्टी के हों या दूसरी पार्टी के। और उनके बारे में एक नई जानकारी और हासिल हुई है कि वो कैंडी क्रश बहुत अच्छा खेलते हैं और उनका जो लेवल है वो 4400 है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, बहुत बहुत स्वागत है भूपेश जी आपका। ये चुनाव की बात और कैंडी क्रश, ये तो नया ही चुनाव का कुछ अंदाज है। राजनीति को भी खेल भावना से ही करना चाहिए, राजनीति करना चाहिए, क्योंकि राजनीति में अभी अब देखेंगे, एक समय था केवल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते थे। अब जो चुनाव होते हैं वो पंचायत के चुनाव होते हैं, पंचायत के त्रिस्तरीय होते हैं, नगरीय निकाय चुनाव होते हैं, पार्षद के, अध्यक्ष के, महापौर के चुनाव होते हैं, मंडी के चुनाव होते हैं, सोसाइटियों के चुनाव होते हैं, विधानसभा, लोकसभा के चुनाव होते हैं, इतने सारे चुनाव होते हैं। और हम लोग लगातार चुनाव प्रचार भी करते हैं, बहुत सारे प्रत्याशी खड़ा करते हैं, उसके खिलाफ लड़ना पड़ता है। तो यदि उसको खेल भावना से आप नहीं लेंगे और उसको आप लड़ाई के हिसाब से करेंगे तो लड़ाई में तो दुश्मनी होती है, और कितने दुश्मन पालिएगा, जीवन तो बहुत थोड़ी से है, तो दुश्मन मत पालिए, दोस्त जितना बना सकते हैं बनाइए। तो इसको खेल भावना से, राजनीति को भी खेल भावना से लेना चाहिए, चुनाव को भी खेल भावना से लेना चाहिए और हमेशा खेलते रहना चाहिए ताकि आपके जोश खरोश उत्साह बना रहे। और राजनीति में दिन रात राजनीति आप सोचेंगे जी, तो आप थक नहीं जाएंगे, तो उसे कुछ अलग हटके भी करना होता है। तो अलग हटके है तो सबसे बढ़िया कोई है तो वो खेल है, जिससे आप स्वस्थ भी रहते हैं, आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। लेकिन यदि आप कहें अब हेलीकॉप्टर में दिन भर बैठे हैं तो वहाँ खेलते कूदते बनेगा नहीं, या तो पुस्तक पढ़िए, या शोर इतना रहता आप किसी से बात नहीं कर सकते, तो फिर मोबाइल में वहाँ नेटवर्क भी नहीं होता, ऊंचाई में जाएंगे तो कैंडी क्रश के अलावा और कौन सा काम किया जा सकता है। तो आपका लेवल 4400 है, आपने 4400 सुपर हो गया, करीब 4500 पहुंच रहा है। वाह। आपने उस ट्वीट में क्योंकि एक जिक्र किया कि कमीशन खोरी का कॉमनवेल्थ खेलने वाले जी बीजेपी वाले, बिल्कुल सही बात है, आपने ये बात बोली। बिल्कुल सही बात है। आप चाहे स्टेट लेवल पे कहिए चाहे नेशनल लेवल पे कहिए, खेल तो बड़ा हो रहा है। यदि स्टेट लेवल पे कहेंगे तो नान घोटाला, खदान घोटाला, धान घोटाला, अखफोड़वा कांड, मतलब कांड भी है, केवल घोटाला भर नहीं है, अखफोड़वा कांड, गर्भाशय कांड और नसबंदी कांड, वो सारे कांड भी हैं। तो 15 साल में घोटाले और कांडों का बड़ा बोलबाला रहा है, कैसे पैसे लूटना जनता से। तो चिट फंड कंपनी जितना हर जिले के आवंटित कर दी, ये चिट फंड कंपनी यहाँ चले, बड़ा जिला हो गया तो 2-2, 3-3 कंपनियां, और हजारों करोड़ रुपया लूट के भाग गए। और इसके सबके कार्यालय उद्घाटन करने में, उसको प्रमोशन करने में वो सारे भाजपा के पूरे मंत्रिमंडल के लोग, अधिकांश लोग, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पूर्व, वर्तमान की बात नहीं कर रहा, पूर्व की बात कर रहा हूँ, ये सारे लोग उसमें सब लिप्त थे। तो हजारों करोड़ छत्तीसगढ़ के लोगों को लूट के ले गए। खदान में आप देखेंगे यहाँ जितने भी खदान हैं सब अडानी की जा रहा है, सब अडानी की जा रहा है। जितने खदान, चाहे वो कोयला खदान हो, लोहा खदान हो, पावर प्लांट हो, सीमेंट प्लांट हो, सब वहीं जा रहा है। अभी नगर नार का उद्घाटन हुआ, उद्घाटन होने से पहले बोलियां लग गई है, डिसइन्वेस्टमेंट की जो लिस्ट है उसमें नाम उसका है, चालू अब हो रहा है, लेकिन बिकने के तैयार है, माल तैयार नहीं है, बिकने के पहले तैयारी हो गई है। तो ये स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर, रेल बिक रहा है, रेलवे स्टेशन बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, एयर इंडिया बिक चुका है,
तो सब कुछ बेचने भी तैयार हैं, खरीदार भी है, बेचने वाले खरीदने वाले सब। तो ये बेचने पर भी आएंगे मुख्यमंत्री जी, लेकिन क्योंकि आपने जो कमीशन खोरी का कॉमनवेल्थ बोला, उसके बाद आपने जवाब देखा होगा। कॉमनवेल्थ का नाम मैं भाई आते उतना ही, नहीं देखा भाई। हाँ। कॉमनवेल्थ का नाम आते ही हाँ। वीडियो ट्वीट होने लगे और रमन सिंह ने वीडियो ट्वीट कर दिया कॉमनवेल्थ घोटाले का, और कहा कि मुख्यमंत्री जी कम से कम इस शब्द का इस्तेमाल ना करते, यादें ताजा हो गई। वही रमन सिंह जी के असत में क्या है कि उसका उम्र का असर होने लगा है, और सत्ता में 15 साल रहे हैं तो उसका भी असर उसको दिखाई दे रहा है। ये जितने आरोप लगाए ना, 2G 4G कोल स्कीम, किसी में एक आध में प्रूफ कर पाए ये लोग? एक भी प्रूफ कर पाए? विदेश से काला धन लाएंगे, आया कोई? आया बताओ दीजिए। कुछ नहीं। 10 साल हो गए सरकार बने, इन्होंने तो किया भी। अब मैं तो इनसे सवाल पूछता हूं कि काला, बाहर का काला धन नहीं आया तो देश का काला धन निकाल लेंगे। नोटबंदी कर दिया, आज तक ये गिन के नहीं बताया कि कितना पैसा रिजर्व बैंक में जमा हुआ, उसमें कितना काला धन है और कितना सफेद था, ये तो पता नहीं। लेकिन जितने काले धन वाले के जो धन है वो सब सफेद हो गए। नहीं, लेकिन कॉमनवेल्थ घोटाला, इससे भी इनकार है। अरे भाई, मैं तो प्रमाणित सबको करिए इन करवाई, कहाँ रोक तो रहे हैं? पूरी जांच हुई, उसमें तो लोगों के ऊपर आरोप तय हुए कॉमनवेल्थ को हाँ, लेकर। तो जो है वो जो आरोप है तो है। हाँ, तो कॉमनवेल्थ का एक गेम की वो तो ठीक है, एक घटना हो गई, लेकिन बचत कॉमनवेल्थ बंद हो गया क्या? बस वो खेल है, खेल के बारे में बात करिए ना आप। आपको केवल एक चीज दिखाई दे रहा है, आपको भी वही दिखाई दे रहा है क्या? नहीं भाई, आप थोड़ा सा उससे अलग हैं। नहीं, मुझे क्यों दिखाई देगा? वो जो आप ट्विटर पर दिखाना चाह रहे हो दोनों लोग, हम तो वो देख रहे हैं। सुनिए भाई, आप ट्विटर से निकल के टेलीविजन में आइए, हम लोग टेलीविजन में बैठे ये टीवी पर ही चलेगा। हाँ, तो बस वो टेलीविजन में बात करिए, ट्विटर की अब बात मत आगे करिए। बढ़ते हैं मुख्यमंत्री जी। आपने क्योंकि कई सारी बात कही, भ्रष्टाचार के आरोप, जैसे भ्रष्टाचार के आरोप आपने लगाए, वैसे ही भ्रष्टाचार के आरोप पत्र बीजेपी लगा रही है। आपको लगता है जनता थोड़ा इस चुनाव में कंफ्यूज हो रही है कि किसकी बात के, किसके घोटाले पे विश्वास करे, बीजेपी के या आपके? तो इस पर मैं जानना चाहूंगी कि जनता को क्या जवाब है। सारसा जी ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि जनता किस पे विश्वास करे। तो उन्होंने जो 100 आरोप लगाए, 100 पेज का, आपने कहा कि ये तो एकदम लग रहा है कि कार्टून ज्यादा है, उसमें आरोप कम है। मैडम तैयारी करके अच्छी आई है। इतनी मेहनत से तैयार किया पार्टी ने, और उसमें ऐसा है कि आरोप पत्र में उसके पहले वो अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, और उस अविश्वास प्रस्ताव में हमारे जितने कार्यक्रम हैं उस कार्यक्रम के आगे में घोटाला लिख दिया। जितने कार्यक्रम बन रहे हैं उसके सामने घोटाला, ये आरोप, उनका आरोप पत्र था विधानसभा में, और जिसके आधार पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। और अविश्वास प्रस्ताव का जवाब हम लोगों ने दे दिया, वो तो भाग खड़े हुए, और उन्हीं सवालों के जवाब हम लोग विधानसभा, मतलब जो आरोप लगाए उसका जवाब हम मीडिया के माध्यम से आरोप लगाते रहे, हम लोग जवाब देते रहे। तो सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी उनका जवाब दिया जा चुका है। अब उसको फिर से वो बढ़िया कार्टून लगा के, बढ़िया कवर करके उन्हीं चीज़ों को फिर से रख दिए। मतलब माल तो पुराना है, पैकिंग नया था, अब उसके साथ प्रस्तुत करेंगे, कौन देखेगा, कौन पढ़ेगा, कौन विश्वास करेगा? भूपेश जी, क्योंकि आरोपों से थोड़ा सा आगे निकलते हैं, दूसरी चीजों पर आते हैं। आपने ये जो बात कही छत्तीसगढ़ का की जो अस्मिता है, वो मुद्दा आप सबसे ज्यादा इस वक्त उठा भी रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तो तारीफ भी की आपकी कि आप फाग बहुत अच्छा गाते हैं। बिल्कुल सही बात अब है। चुनाव का वक्त है और आपकी दौड़ धूप है, वरना होली का मौसम भी नहीं है, वरना आपसे हम कह देते नहीं, अभी दीपावली का समय है। दीपावली का समय है, तो हम वो नहीं कहेंगे। लेकिन ये अस्मिता का जो मुद्दा है, आपको लगता है कि 15 साल में क्या छत्तीसगढ़ की अस्मिता, क्योंकि बीजेपी कहती है कि छत्तीसगढ़ को बनवाने से लेकर अलग राज्य और तमाम जो उसके साथ जुड़ाव का मुद्दा है, वो तो पूरा क्रेडिट बीजेपी लेती है, लेकिन ये आप कह रहे हैं कि अस्मिता और यहाँ के लोगों के साथ जुड़ाव वो आप ही ने पैदा किया। देखिए, ऐसा तो क्या है कि प्रधानमंत्री अटल जी थे, और उस समय जब चुनाव प्रचार में आए तो उन्होंने कहा मुझे 11 में से 11 सीट दे दीजिए, मैं छत्तीसगढ़ बना दूंगा, ये उन्होंने कहा था। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कभी आंदोलन में भाग लिया नहीं। जो छत्तीसगढ़ राज्य का आंदोलन है
वो 1967 से शुरू हुआ था। डॉक्टर खूबचंद बघेल ने इसकी शुरुआत की थी राजनांदगांव के सभा से, और उन्होंने पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी जो साहित्यकार हैं उसकी अध्यक्षता की थी, और तब से चला। और बहुत सारे राजनेता, बहुत सारे साहित्यकार, बहुत सारे समाज सेवी सब जुड़ते रहे उस आंदोलन से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बराबर दूरी बना के रखी हुई थी तब से लेके आप। लेकिन ये है कि एक बात हुई, और विधानसभा में चूंकि चंदूलाल चंद्राकर जी अध्यक्षीय समिति के अध्यक्ष सदस्य थे, और उसके अध्यक्षता में जब बैठक हुई और उन्होंने आह्वान किया और लगातार छत्तीसगढ़ भर आंदोलन चला, तो उस समय तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे। ये मध्य प्रदेश की विधानसभा में दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री काल में ये प्रस्ताव पारित हुआ, शासकीय प्रस्ताव आया, पारित करके दिल्ली भारत सरकार को भेजा गया। तो इसमें इनका भावनात्मक लगाव कहीं नहीं है। एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये घटनाक्रम में एक घटना है, और उसके कारण से छत्तीसगढ़ बनने के बाद 15 साल ये लोग शासन किए, लेकिन इनका कोई भावनात्मक लगाव नहीं था, क्योंकि उस संघर्ष में, उस लड़ाई में इनका कोई योगदान नहीं है। तो इस कारण से उनके कार्यकाल में वो जो बातें हैं, जो छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ की अस्मिता की बात है, तो वो सारी चीज इनके कार्यकाल में झलका नहीं। हम लोग चूंकि कॉलेज के समय में जब पवन दीवान जी ये इसका नेतृत्व कर रहे थे, संत कवि पवन दीवान जी सांसद भी थे, मंत्री भी थे, तो वो कॉलेज में हम लोग थे, तब से उनके साथ जुड़े थे, और तब से लगातार इस लड़ाई में हम लोग भाग लेते रहे। तो हमारा भावनात्मक लगाव था। इस कारण से वो जो चीज़, जब हमको मौका मिला छत्तीसगढ़ में सरकार में आने का, काम करने का, तो निश्चित रूप सारी चीज़ें जो है छत्तीसगढ़ के लोग जो डिमांड करते थे, जो महापुरुष लोग जो बातें करते थे, उसको सब इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला, हमने किया। 15 साल बाद बीजेपी की जो हालत हुई सीटों के मामले में, वो काफ़ी ज़्यादा खराब थी। मतलब आपने एक बहुत अच्छा मार्जिन पार्टी को लेकर के आप गए, लेकिन सवाल यह है कि फिर लोकसभा का जब चुनाव होता है तो बीजेपी आपको बिल्कुल वैसी ही दशा में पहुंचा देती है। ये स्टेट और राज्य और केंद्र का जो चुनाव है, उसमें ये पिछड़ा जो आंकड़ा है वो क्यों आता है? इसकी वजह क्या होती है? अलग देखिए, लोकसभा के अलग मुद्दे होते हैं, राज्य के चुनाव अलग मुद्दों पर लड़ा जाता है। अब जैसे अभी हम लोग चुनाव में जा रहे हैं और जनता के बीच में हम लोग कह रहे हैं कि भाई हमने एक काम किया है और इस आधार पे हमको वोट दो, लेकिन जो एनडीए की केंद्र की सरकार है, उन्होंने 5 साल के उपलब्धियों पे वोट नहीं मांगा कि हमने नोटबंदी कर दिया, हमने जीएसटी लागू कर दिया, हमको वोट दो। वो तो सर्जिकल स्ट्राइक पे वोट मांगे, लेकिन जनता ने वोट दिया। देखिए आप भावनात्मक बात करेंगे तो लोग, भारत के लोग वैसे भावुक होते हैं, उस आधार पे वोट दे दिए। लेकिन बाद में देखें तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कहाँ महंगाई कम करने की बात थी तो हुआ ही नहीं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, केरोसिन, खाद, रासायनिक खादों की बात करें, ट्रेन के टिकट है कोरोना काल के समय से बढ़ा है, वो बढ़ा ही है। पैसेंजर ट्रेन की जो टिकट है उसकी कीमत, एक्सप्रेस के कीमत आज भी चल रहा है। ट्रेनें रद्द हो रही है, सुविधाएं बंद है, लेकिन इस तरफ अभी वंदे भारत चल रहा है। लेकिन हर रोज देखोगे छत्तीसगढ़ की खबरों में 34 ट्रेन आज रद्द। उसके लिए आपने चिट्ठी भी लिखी थी। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को तकलीफ हो रही है, लेकिन इससे उनको कोई लेना देना नहीं। जनता महंगाई से जूझ रही है तो जूझने दो, ट्रेनें रद्द हो रही तो होने दो, एयर टिकट बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, बेरोजगारी बढ़ा है तो बढ़ने दो, क्योंकि फिर चुनाव आएगा, कोई भावनात्मक बात कहेंगे, फिर वोट ले लेंगे। मतलब 24 में फिर मोदी जी आ रहे हैं ना। अब वो जनता कितने बार आपने कहा कि फिर वोट ले लेंगे, भावनात्मक मुद्दा डाल। हाँ, वो पिछले समय तो ले लिए ना। हाँ। लेकिन क्या है कि काट के हांडी ना बार बार नहीं चढ़ता। 24 में क्या होने वाला है? 24 में एनडीए नहीं आएगी, इंडिया आएगी। हाँ, इंडिया से बहुत तकलीफ है, कभी घमंडिया कहते हैं, कभी इंडी कहते हैं, लेकिन आएगी इंडिया। लेकिन इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं आज देख रही थी
इस मंच पर आम आदमी पार्टी के भी लोग थे। ये जो आपने इतने सारे घोटालों की बात कही, मैं उस पर दोबारा नहीं जाना चाहती, लेकिन क्योंकि आपने गठबंधन की बात की इसलिए आना पड़ रहा है इस पर दोबारा। आम आदमी पार्टी भी आप पर आरोप लगा रही है इस बात को लेकर, कमीशन खोरी और तमाम तरीके की चीजें। तो ये आम आदमी पार्टी तो उस गठबंधन का हिस्सा है ना? तो वो 2024 के लिए ना, 2023 विधानसभा के लिए थोड़ी है। तो ये और 2024 में भी पंजाब में और दिल्ली में तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों राज्यों में कांग्रेस ही मुख्य पार्टी है। तो ठीक है, दूसरे राज्यों में होगा, लेकिन अब वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे ऊपर वाले, तो उसके वो सवाल जो है ना, वो राष्ट्रीय नेताओं से पूछिएगा। ओके। हाँ। आपने खुद ही 24 की बात कही, तो इतना इसलिए आपसे नहीं, तो वो आप तो भी राष्ट्रीय स्तर के ही नेता हैं, आपको अपने आप को छत्तीसगढ़ तक सीमित कर रहे हैं। नहीं, आप मुझे जबरदस्ती खींच के वहां मत ले जाइए, मुझे यहीं रहने दीजिए। अच्छा ठीक है, ओके। तो सीएम साहब, दूसरी चीज, आपने एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा इस वक्त उठ रहा है जातिगत जनगणना को लेकर। हाँ, प्रियंका गांधी जी ने कहा कि वो करेंगी दोबारा से सरकार आती है, तो आपने कहा कि हम तो हेड काउंट पहले से पहले करा चुके हैं, उसको लेकर भी, क्योंकि नहीं, हेड काउंट केवल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दो ही कराए, मतलब सबके नहीं कराए हमने, क्योंकि हमको आरक्षण में हाई कोर्ट में जवाब देना था। तो उसके आधार पे वो उन्होंने कहा कि आप 27% और ओबीसी को 10% ईडब्ल्यूएस कैसे दे रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई उस फिर हेड काउंट करा लेते, एक आधार बन जाएगा। तो कहने के लिए और विधानसभा हमने पारित कर दिया, लेकिन राजभवन में आज तक 2 दिसंबर से भेजा हुआ है, ये अक्टूबर आ जाएगा, मतलब फिर 2 महीने बाद 1 साल हो जाएगा। लेकिन अब अधिकार मिला हुआ है कि जब तक चाहे रखें। नहीं, तो उसको पब्लिक करने को लेकर ही तो अब बात चल रही है ना, पब्लिक कि वो करने क्यों क्या नहीं किया बात जा है? रहा? पब्लिक क्या है? सवाल यह है कि विधानसभा में पारित कर लिए, पारित हो गया ना, सर्वसम्मति से पारित हुआ, राजभवन के यहाँ भेज दिए। तो राजभवन में भेजने के बाद वो बिल वापस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप सहमत है ना? हाँ, बस यही तो कहना चाह रहा हूँ। नहीं, जितना आप समझाने की कोशिश कर रहे हो उतना मैं समझ रही हूँ, लेकिन बस क्योंकि आप लगातार अडानी के मुद्दे पर बात कर रहे थे, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ठीक कीजिएगा। बिल्कुल। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ 2-3 चीजें अडानी के मुद्दे पर, कि राज्य सरकार के हाथ में है पर्यावरण का क्लियरेंस देना, वन भूमि देना, ये तमाम चीजें क्लियरेंस देना किसके हाथ में? अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज करेक्ट कीजिए मुझे। अच्छा, ये बताइए कि ये जो राज्य सरकार अपने राज्य में कानून बनाए तो राज्य की सीमा में लागू होगा, ठीक है? जो कानून लोकसभा में पारित हो तो पूरे देश में और राज्यों में भी लागू होता है। तो बहुत सिंपल सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, वन अधिनियम और पर्यावरण अधिनियम राज्य सरकार ने पारित किया कि केंद्र सरकार ने पारित किया? किसने किया? ठीक है, केंद्र ने किया। केंद्र किया, तो केंद्र ही उसका क्रियान्वयन करने का अधिकार उनको है। उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये देखने की जिम्मेदारी उसकी है कि जो भारत सरकार ने केंद्रीय कानून बनाया है उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो है कानून किसका? भारत सरकार का। तो आप ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से मतलब हाथ बंधे हुए हैं राज्य सरकार बिल्कुल, के? जो कहेंगे उसको हमको करना पड़ेगा। वो ये डायरेक्शन, ये सर्कुलर है, ये अधिनियम है, ये अधिनियम है, और उसके हिसाब से आपको काम करना है। वो लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, ये कागज दो, वो कागज दो, ये जवाब दो, वो जवाब दो, वही। तो राजस्थान सरकार अगर यहाँ पर आती है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपसे मिलते हैं, उसके बाद 4-5 घंटे बैठक के बाद अगर क्लियरेंस हो जाती है चीजें, खदानों को लेकर, मंजूरी को लेकर आप चिट्ठी लिख देते हैं कि चलो ओके सर्टिफिकेट है, तो वो जिम्मेवारी किसके कंधों पर जाएगी? वो केंद्र पर जाएगी या राज्य पर जाएगी? देखिए, क्लियरेंस तो केंद्र सरकार ही देगी, हम तो बीच में डाकिया का काम कर रहे हैं। अभी जितने खदानें थी, जो कोयला नीति भारत सरकार के पूरी तरह से विफल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हम नीलामी करेंगे, 1,86,000 करोड़ का नुकसान हुआ, गणना कर ले, नीलामी कर लिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स थे सबको बाहर कर दिया, निरस्त कर दिया, और उसके बाद उसको पेनाल्टी भी लगाई गई, रॉयल्टी में पेनाल्टी लगाया। उसमें छत्तीसगढ़ के 4140 करोड़ रुपया हमारा आज तक रुका, हम मांग रहे हैं, वो मिल नहीं रहा है, एक अलग मुद्दा। ठीक है। लेकिन दूसरा जो मुद्दा है, भारत सरकार अब पूरी तरह से विफल हो गई है। अब वो पहले उनको राज्यों को देना शुरू किया, तो छत्तीसगढ़ के जो खदान है उसमें महाराष्ट्र को भी दिया, राजस्थान को भी दिया,
गुजरात को भी दिया, आंध्र प्रदेश को दिया, तो इतने सारे राज्यों को यहाँ खदानें दी गई। और मतलब ये सुखद उनके हिसाब से हो सकता है, लेकिन जो कॉरपोरेट घराने के हिसाब से यदि बात करें तो सारे एमडीओ सब अडानी। ठीक है, अडानी मुद्दे को यहीं खत्म करते हैं। नहीं मत करिए ना, मैं अभी तो रुका भाई, अभी रुको ना सारस्वत मैडम, अभी तो मैं कोयला तक के पहुंचा, लोहा में जाने दीजिए। लोहा, तो फिर और डिटेल में अरे लोहा के बाद और भी है हमारे यहाँ, एलेक्जेंड्राइड है, सब बहुत सारी चीजें। हाँ। तो लोहा वाले मामले में इनकी निगाह लगी हुई थी बेलाडीला में। बेलाडीला में एनएमडीसी और सीएमडीसी दोनों के ज्वाइंट वेंचर बने, एनसीएल बना, और जो देश का सबसे बड़ा लौह उत्पादक कोई कंपनी है तो एनएमडीसी है, और वो एमडीओ नियुक्त करे, इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात क्या है? बिल्कुल, आप जो ये बात कह रहे हैं जाहिर तौर पर, लेकिन उसके बाद वहां के आदिवासी उठ खड़े हुए और उनके बाद हम उनकी शिकायतें हुई, जांच कराए, वो गलत पाया गया, और उसके आधार पर लगातार एनएमडीसी से और भारत सरकार से हम लोग पत्र लिखे। एक अच्छी बात हुई कि बेलाडीला का लोहा खदान जो 13 नंबर का था, अब उसका एमडीओ अडानी नहीं है, रद्द हो गया फाइनली वो। हाँ, रद्द कर दिया। ये कब हुआ? ये 28 अगस्त का, पिछले महीने, दो महीने पहले। ओके। हाँ, तो ये बस्तर के आदिवासियों के, छत्तीसगढ़ के लोगों की बड़ी जीत है। ठीक है, तो आपने इस मुद्दे पर काफी बेबाकी से इस बात की जवाब दी, लेकिन मैं अब क्योंकि समय और भी मैं चाहूंगी कि इतने सारे लोग आपको सुनने के लिए, टेक्निकल सवाल पूछेंगे के लिए लोग यहाँ पर बैठे और सवाल पूछने के लिए भी, जो मैंने कहा था कि आप अपने विरोधियों को भी दोस्त बना लेते हैं, ये टीएस सिंहदेव, वो मेरा विरोधी कहाँ, मेरा बड़ा भाई है भाई, कैसे बात करती हैं, गजब। तो बड़े भाई को 2.5 साल वाला फॉर्मूला क्या था वो? तो भाई ऐसा है कि कोई हमारा कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें 2.5 साल का फॉर्मूला रहेगा। हाँ, क्लियर, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। भारत सरकार को भी उतने मेजॉरिटी नहीं जितने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मेजॉरिटी, 3/4 से थम्पिंग मेजॉरिटी छत्तीसगढ़ में। हम 71 में है, भारतीय जनता पार्टी 13 में है, तो और उसमें फिर 2.5 साल का फॉर्मूला क्या है? मतलब जो हाई कमान का है, भूपेश तुम इस्तीफा दो, तो इस्तीफा दे देते हैं, इसको बनाना है वो बन जाता है, उसमें क्या तकलीफ है? तो अब हम 2.5 साल के फॉर्मूला कहाँ था? बघेल जो 75+ का आंकड़ा दे रहे हैं, हाँ, अगर दोबारा से जीत कर आते हैं तो अब कोई 2.5 साल वाला कुछ नहीं, 5 साल के लिए सरकार। हाँ, जो हाईकमान जो फैसला करे। हाँ, आपका फैसला नहीं चला भाई, ऐसा है, मैं अपने बारे में आज तक फैसला नहीं किया, न मैं विधायक, न संगठन में कोई पद मांगा, जो दिए जिम्मेदारी वो करता रहा, न मतलब विधायक के लिए टिकट मांगना, न लोकसभा के लिए टिकट मांगना, न मंत्री के लिए कोई लॉबिंग की, न प्रदेश अध्यक्ष की लॉबिंग की, न मुख्यमंत्री की लॉबिंग किया। पार्टी ने दिया मुझे जो कुछ पार्टी ने दिया। ओके, जादू की छड़ी है कुछ जो चल जाती है? नहीं, ऐसा है कि ऐसा, जो एक बात कहूँ सारस्वत मैडम, परिश्रम का, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, और जो मेहनत करते हैं ना वो दूर से दिखाई पड़ता है। तो पार्टी जो जिम्मेदारी से ईमानदारी से काम करते रहो तो दूर से देख लेते हैं। सोनिया जी बहुत अच्छी बात करती हैं कि आप मेन स्ट्रीम में बने रहिए, कभी न कभी मौका मिल जाता है। आप मेन स्ट्रीम में बने रहिएगा, दाएं बाएं मत होइएगा, बने रहिए। एक बार मौका नहीं मिला, दूसरे बार मौका मिल जाएगा, दूसरे बार नहीं मिला, तीसरे बार मौका मिल ही जाएगा। कांग्रेस पार्टी है। बहुत बड़ी बात आपने कही। मैं चाहूंगी हम 2 सवाल यहाँ पब्लिक से ले लें। मैं दिवंगत फिल्म निर्माता छमारिनी मिश्रा जी का पुत्र हूँ। दिवंगत फिल्म निर्माता जो रहे हैं छमारिनी मिश्रा जी का मैं पुत्र हूँ। सर, मेरा आपसे एक सवाल ये है, विगत 3 वर्षों में हमने 20 से ज़्यादा कलाकारों को खोया है और आज उनका परिवार विकट परिस्थिति में है। आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, यदि मेरी जानकारी में आती, और इस अब चूंकि आचार संहिता लग गया है, तो अभी मैं कोई घोषणा भी नहीं कर सकता, लेकिन आपने अच्छा सवाल उठाया है। और मैं चूंकि जो हमारे घोषणा पत्र समिति के जो अध्यक्ष हैं मोहम्मद अकबर साहब, निश्चित रूप से आपकी बात वहाँ तक पहुँचा दूंगा, और घोषणा पत्र में यदि डालते बने तो निश्चित रूप से डालेंगे, नहीं तो अगले समय अवसर मिलेगा तब हम लोग उसको करेंगे, क्योंकि आचार संहिता का मैं उल्लंघन नहीं कर सकता, यहाँ कोई घोषणा नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी बात कहूँगा तो घोषणा कहलाएगी, और मैं आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करना चाहता। जनता पार्टी के भी काफी नेता आए थे यहाँ पर, अरुण साहब। वो तो आएंगे ही भाई जी। हाँ। तो 2 मुद्दे उन्होंने ऐसा कहे जो इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रमुखता से उठा रही है, उसको बार बार वो दोहरा रहे थे।
एक वो ये आरोप लगा रहे थे कि शराबबंदी का वादा किया था लेकिन नहीं किया, पहली। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है और इससे एक सांप्रदायिक माहौल पैदा हो गया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? पहली बात तो यह है कि शराबबंदी के लिए मैं अलग अलग मंचों में बहुत बार बोल चुका हूँ, सार्वजनिक मंचों में बोल चुका हूँ, मीडिया के माध्यम से बोल चुका हूँ। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात कहूँगा, मैं ऐसे कोई कदम नहीं उठाऊँगा जिससे लोगों की मौत हो। मैं चाहूँ तभी, मतलब जब आचार संहिता नहीं लगा था उसके पहले तक ये था कि मैं आदेश करता और दुकानें बंद हो जाती और लोग जहरीली शराब पी के मरते। ये मैं नहीं चाहता। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के समय में जो सबसे अच्छा वातावरण था, उस समय भी जहरीली शराब पी के देश के अंदर की घटनाओं के बारे में उल्लेख नहीं करूँगा। छत्तीसगढ़ में भी सैनिटाइजर पी के लोग मर गए, होम्योपैथी कॉन्सेंट्रेटेड उसके सिरप को पी के ख़त्म हो गए। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई भाई कि अचानक लॉकडाउन करो और टेलीविजन में प्रकट हो, कहो मित्रों आज से 500 का 1000 का नोट बंद, और उसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। तो मेरा मतलब हृदय ये नहीं गवारा करता कि मैं ऐसा कोई कदम उठाऊं जिससे लोगों को मौत हो जाए। सामाजिक बुराई है, सब मिल के हम लोग काम करेंगे और कोई रास्ता निकल जाए जिससे ये शराबबंदी नहीं, नशाबंदी की तरफ हम लोग बढ़ें। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। दूसरा मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं और वहाँ शराबबंदी वर्षों से लागू है, तो 60 या 70 के दशक से, तो देश में क्यों नहीं लागू कर देना चाहिए? क्योंकि हमारा तो लैंडलॉक स्टेट है, 6 या 7 राज्यों से घिरा हुआ हमारा प्रदेश। तो यहाँ तो यदि देश में लागू हो जाएगा तो अपने यहाँ लागू हो जाए। मैं प्रधानमंत्री भी कहूँगा, वो तो वहीं से आते हैं जहाँ शराबबंदी है। दूसरी बात तुष्टीकरण वाली बात है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की 2 चीज़ मास्टरी है। उसमें उन्होंने PhD की है, एक सांप्रदायिकता, दूसरा धर्मांतरण। तो छत्तीसगढ़ में तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जिसमें बहुत बड़ी जनसंख्या अल्पसंख्यकों की है, बहुत थोड़े से है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहाँ कबीर की वाणी गूंजती है, जहाँ गुरु घासीदास की वाणी गूंजते हैं, यहाँ सत्य के रास्ते में चलने वाले लोग हैं। तो यहाँ उन चीज़ों को, हिंसा को, नफरत को यहाँ प्रश्रय नहीं मिलता। एक सेकंड मुख्यमंत्री जी, मैं पूछती हूँ, 1 मिनट रुकिए। ये क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ है, आपने शराबबंदी की बात कही ना, तो शराबबंदी पर लेकिन महिलाओं ने कितना आपको साथ दिया? इतने बम्पर वोट दिए आपको महिलाओं ने, इसीलिए ये मुद्दा बार बार आता है कि वो महिलाएं जिन्होंने आपको वोट दिया, इस बार आप उनको क्या कहेंगे? मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, मैं शराबबंदी में बढ़ के बोल रहा हूँ, नशा मुक्त होना चाहिए। नशा मुक्त तो उससे भी, मतलब जो सूखा नशा कर रहे हैं, जो गुड़ाखू कर रहे हैं, है ना, जो शराब के साथ साथ और दूसरे नशा कर रहे हैं, वो भी बंद होना चाहिए। लेकिन एक सामाजिक बुराई है कि आप एक चीज शराब बंद करेंगे, वो सूखा नशा की तरफ चला जाएगा, समाज तो और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इस बार कोई वादा नहीं है, मतलब इस मुद्दे पर? देखो ऐसा है कि ये हमने बात की है, वो हमेशा बने रहेगी। अनुकूल वातावरण मिलते ही सब लोगों को साथ मिलेगा, निश्चित रूप से बंद करेंगे। क्यों नहीं कर देंगे भाई? होना चाहिए। इसमें परिवार को नुकसान होता है, समाज को नुकसान होता है, व्यक्तित्व को नुकसान होता है, बहुत सारे। इससे कोई एक फायदा नहीं बता सकता मुझे, नुकसान तो सब बता सकते हैं। मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया, प्रधानमंत्री जब रैलियां कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जब रैलियां कर रहे हैं, चुनावी रैली, तो 2 मुद्दे वो उठा रहे हैं। एक अर्बन नक्सल, एक गठबंधन है और एक कुछ लोग हैं, उनको वो अर्बन नक्सल कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है ये लोग, अर्बन नक्सल वाले। और दूसरा मुद्दा सनातन का अपमान। यहाँ आकर भी जब उन्होंने ये बात कही, तब भी उन्होंने ये 2 मुद्दे उठाए। इन दोनों पर आप क्या कहें? सनातन की बात आपने कही है, तो सनातन है क्या, पहले तो ये जाने। सनातन जो हमने जो परिभाषा समझी है उसको मैं बताना चाहूंगा। सनातन प्राचीन है, जिसका अंत नहीं है, जिसका अंत नहीं है। हाँ, उसका आदि भी है, वो सबसे प्राचीन है और जो अक्षुण है, जो जिसका क्षरण नहीं हो सकता और जो सत्य है, यही सनातन है। समझना चाह रही हूँ कि स्टालिन की वजह से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को बार बार इस तरह के जवाब देने पड़ रहे हैं, देखिए इस मुद्दे को ही फुल स्टॉप लगा जो असहमति का सम्मान महात्मा गांधी ने
दिया। जब अफ्रीका में थे और जिस अंग्रेज अफसर ने उसको जेल भेजा, उसके पहले उसकी हत्या करने मतलब कोशिश की थी, लेकिन हत्या तो नहीं कर पाए, लेकिन जेल जरूर भेजवा दिए। और जेल से जब छूटे तो महात्मा गांधी ने उस अधिकारी से मिलने की गुजारिश की और उस अधिकारी से मिले और उन्होंने उन्हें एक बक्सा दिया। बक्सा खोल के देखा तो उसमें उसके चप्पल थे। उन्होंने ये क्या है? बोले मैं जब जेल में था तो मैंने आपके लिए ये चप्पल बनाई है। और वो चप्पल उस अंग्रेज अधिकारी की जीवन भर वो संभाल के रखे थे और वो कभी पहनने की हिम्मत नहीं कर पाए। तो गांधी जी के जो हत्या करना चाहते थे उनको इस प्रकार से अपने श्रम से बना के उन्होंने जूता या चप्पल भेंट किया, तो उसका हृदय परिवर्तन कर दिया। बुद्ध ने भी आपने देखा तो उसका हत्या करने आ रहे थे, उसके अंगुली माल के किस्सा आप देख रहे हैं। तो आप जितने भी आप देखेंगे जो हृदय परिवर्तन करते हैं, यही सनातन है, यही असहमति का सम्मान है। और आज के दौर में जो हो रहा है, हम लोग आयातित संस्कृति को हिंदुस्तान में थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जो असहमत है उसको कुचल देना, दबा देना, खत्म कर देना, ये जो चल रहा है ये सनातन नहीं है, ये भारत की संस्कृति नहीं है, इसकी परंपरा नहीं है। और यही कारण है जो हमारी अपनी जो शैली है और हमारे जो पुरखों ने जो हमको दिया है, उसी आधार पे आप देखेंगे भारत की जो संस्कृति है, बहुत सारी संस्कृतियां दुनिया के मानचित्र में उभरे, देश उभरे, वो नष्ट हो गए, लेकिन भारत और भारत की संस्कृति कभी समाप्त नहीं। उसका कारण यही है। ये जवाब मेरे ख्याल से मिल गया उदयनिधि स्टालिन को, जो आपने समझाने की कोशिश की। आपके माध्यम से पहुंचना चाहिए। जो उसको भी मिल गया और जो उसके खिलाफ जो बयान दे रहे हैं उसी भाषा में उनको भी ये संदेश चला गया। मुझे लगता है कि चुनाव से पहले एक और इंटरव्यू आप नहीं, अभी बैठे हैं और तो हम आराम से इस पर बात करेंगे। क्या है कि चुनाव हम लोग व्यस्त हो जाएंगे, अब जितना सवाल पूछ लीजिए। तो चलिए चुनाव के रिजल्ट के बाद आप समय दीजिएगा, एक अंतिम सवाल ऑडियंस से, उसके बाद हम खत्म करेंगे जल्दी से। आपकी गोधन न्याय योजना काफी हिट है, हाँ, लेकिन किसानों का दूध खरीदने की व्यवस्था नहीं है। आज 30 से 35 रुपया में ही गांव में खरीदने की व्यवस्था भी नहीं होती। तो उसका न कलेक्शन सेंटर है देवभोग के पास पर्याप्त रूप से जितनी होनी चाहिए, वो उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। कम से कम 50 से 60 रुपये लीटर आज दूध खरीदी हो जाए तो जो गाय जो इधर उधर जो घूम रही है, जो गोठानों के अलावा जो किसान नहीं रख पाते, गोठान में बस सेवा हो पा रहा है, बाकी किसान सेवा नहीं कर पा रहे क्योंकि उसका कुछ उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए भी क्या आप कोई सकारात्मक पहल उठाएंगे ताकि जो गाय जो आवारा की तरह घूम रहे हैं, यहाँ सड़कों में घूम रहे हैं, तो आचार संहिता लग चुकी है, तो इस उसके लिए कुछ आगे भविष्य में क्या नाम योजना है रहेगी? आपका? मेरा गणेश सोनकर सर, पत्रकार हूं मैं। गणेश सोनकर पत्रकार, बहुत अच्छा सवाल है यार। लेकिन एक बात है, घर में बंधी रहती है तो हम गौ माता कहते हैं, लेकिन बाहर में जैसे छोड़ देते तो आवारा हो जाती ना, ये शब्द ठीक नहीं है। मैं माफी चाहूंगा सर इस शब्द के लिए। नहीं, हम लोग, मैं भी बोलता हूँ, पिछले 15-20 सालों की सरकारों में चैनल में बैठा थे, चलते दिमाग में आया आया कि ये नहीं कहना चाहिए, पशु का आवारा नहीं कहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि गोधन न्याय योजना शुरू करने से एक फायदा हुआ, आपको जानकारी, कि प्रतिदिन 55,000 लीटर दूध का उत्पादन बढ़ा छत्तीसगढ़ में। और बिल्कुल आप मिल्क रूट बनाने की आवश्यकता है। और ये गोधन न्याय योजना में जो अगला स्टेप होगा, क्योंकि अभी तक के लोग हम लोग हरित क्रांति किए हैं, किसानों के संख्या में वृद्धि हुई है, रकबा में वृद्धि हुई, उत्पादन में, सब में दुगुना हुआ है ना। तो अब जो है कि गोधन न्याय योजना के माध्यम से गौठान 10,000 से अधिक हम बना चुके हैं, गोबर खरीदी हो रहा है, वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं और तरह तरह के वहाँ काम हो रहे हैं। अब दूध के श्वेत क्रांति की दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। जो गुजरात में जो आनंद नगर का जो मॉडल है वो अलग मॉडल है, वहाँ की परिस्थिति अलग है। हमारी छत्तीसगढ़ की अपनी भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं, हमको अपने हिसाब से उसको विकसित करना होगा और हम आगे बढ़ेंगे। अब सॉरी, अब ना समय बिल्कुल नहीं है, मुख्यमंत्री जी माफी चाहेंगे, अब समय बिल्कुल नहीं है, हमारा समय ऑलरेडी ओवर हो चुका है। लेकिन आप एक सवाल पूछ ले यार, जाते जाते मैं 60 में दे दूंगा, 60 में सवाल पूछ दे। नमस्कार सर। सर मेरा सिर्फ प्रश्न इतना है कि प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं बनाई हैं जिसकी पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि इन सभी योजनाओं के निष्कर्ष और मूल्यांकन सब आपके बीच में है, तो जब सरकार अगर रिपीट होगी तो क्या यही योजनाएं कंटिन्यूअसली रहेंगी कि आप इन योजनाओं को
बन करके नई योजनाएं लाएंगे? इन योजनाओं को चालू रखने के लिए कांग्रेस सरकार फिर से आना जरूरी है, क्योंकि इससे लोगों को लाभ मिल रहा है और इसमें बहुत सारे, ये तो ऑन गोइंग प्रोसेस है, इसमें बहुत कुछ काम करने की गुंजाइश है। चाहे छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी जो किए हैं उसे बहुत आगे ले जाना है और ये पूरे देश के लिए और दुनिया के लिए एक नया मॉडल होगा। जो महात्मा गांधी के जो ग्राम स्वराज योजना थी उसको हम लागू कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि आर्थिक रूप से संपन्नता और जो गांव में स्वावलंबन की जो बात है वो इसी से आएगी। थैंक यू भूपेश जी, आपने इतनी बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया। अंत में चलते चलते क्या हम ये माने कि अब 75 पार का जो नारा है, भरोसे वाली सरकार, वो आप ही के नेतृत्व में होगी अगर आती है तो? 75 पार तो होगी, कांग्रेस जीतेगी और हम समूह में काम कर रहे हैं और पूरे कांग्रेस जन लड़ाई लड़ रहे हैं, भूपेश बघेल अकेला नहीं। अच्छा, वो तो कहा जाता भाई देश की आज़ादी की लड़ाई में सब लोगों ने भाग लिया, लेकिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में हम लोग किया। ठीक है कि मैं मेरे चेहरे आगे रख के लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई तो असली हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं और ये 75 पार जरूर होगा। मैडम, मिठाई खाने जरूर आइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने डीडी कॉन्क्लेव में अपना वक्त निकाला, वक्त दिया और बेबाकी से सभी सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।